आज हम लोग एक बहुत बड़ा विश्लेषण करने वाले हैं और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को इस विश्लेषण को बड़े धैर्यपूर्वक पूरे एपिसोड में सुनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब में लगातार इस तरह के जो खुलासे कर रहा हूं या मैं अपने व्यूज़ दे रहा हूं, उसको यूट्यूब दबाने की कोशिश कर रहा है, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं होने दे रहा। तो मेरा आग्रह ये है कि आप लोग अगर अपने स्तर से उसको शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। बात कर रहे हैं भारत के विरुद्ध चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की बात करेंगे तो कुछ कोडिंग है, कुछ कोड पहले बताए गए हैं। मैं कोडिंग से मतलब कहता हूं कि कुछ पहले से लोगों ने ये चिन्हित करके रखा है। डेनमार्क में यूनाइटेड किंगडम के यानी कि इंग्लैंड के एमपी मैक्स मैडन ने कहा कि सेल्फ एनिहिलेशन में है भारत। सेल्फ एनिहिलेशन मतलब खुद डिस्ट्रक्शन में है और भारत खुद टूट जाएगा। दूसरी बात, लिंडा डी होयास, ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस रिव्यू की कंट्रीब्यूटर हैं। इनका कहना था कि संसार की सभी डेमोक्रेसी अगर टूट रही हैं, उसमें रशिया टूट रहा है, ब्रिटिश एम्पायर अगर उसमें टूटा, मतलब जो जो बड़े कंट्री संसार में चले, तो भारत क्यों नहीं टूटे। ये वंडरफुल लगता है, ये बड़ा सुनकर आश्चर्यजनक लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में भारत अभी यूनाइटेड है और भारत जैसा भी है, जिस स्थिति में भी है, भारत है। इन परिस्थितियों में जब इंटरनेशनली ऐसी बात कही जा रही हो और खास तौर से कनाडा की पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन इसमें इन्वॉल्व हो, वो कंपेन कर रही हुई, भारत ने ये बात सिद्ध की है कि फार्मर्स लॉ के मामले में वो कंपेन कर रहे हैं। सोशल मीडिया और मीडिया को परचेज किया जा रहा है और वहां पर उनकी कंपेन चलाई जा रही है। जैसे आप हैशटैग चलाते हैं, वैसे वो कंपेनें चलाकर देश को गुमराह कर रहे हैं। किसान आंदोलन उतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा करने का प्रयास हो रहा है। और विश्व के दूसरे और जो लीडर्स हैं वो आजकल बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। जैसे मैं अगर बात कहूं कि बहुत सारे स्टारों की, उन स्टारों ने जिस प्रकार से भारत को लेकर बात करनी शुरू की है, उन्होंने कहा संसार का सबसे बड़ा फार्मर्स आंदोलन भारत में चल रहा है और ये भारत से शुरुआत है, पूरे विश्व को लपेटे में लेगा। आप समझिए कि पूरे विश्व के फार्मर्स, हम सब जानते हैं कि फार्मर्स सारे संसार में कहीं प्रिवेलिंग सिचुएशन पे है, लेकिन इस तरह की बातें करके ये लोग उनको और भड़का कर, कुछ नहीं तो हम हैं, अस्तित्व है, हमारा बहम, हमारा 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 अहम है, उस अहम को ही हम कैश करवाएंगे। सही और गलत भूल जाइए, सही और गलत की लड़ाई अब नहीं है इस फार्मर्स आंदोलन में, जो तथाकथित फार्मर आंदोलन। अब इसमें लड़ाई इस बात की है कि फार्मर वर्सेस अदर्स, यानी कि कंट्री में हम जो चाहें वो आप क्यों नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे जो हम चाहेंगे तो सरकार आपने बनाई होगी, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव आपने लड़ा होगा, आपको जनता सपोर्ट करती होगी, लेकिन हम नहीं मानेंगे। और हम नहीं मानेंगे मतलब आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आप डेमोक्रेटिक तरीके से सरकारें नहीं चला सकते हैं। कल हमने CAA किया था, आज हम फार्मर्स करेंगे, परसों कुछ और करेंगे और आपको देश की तरक्की में काम नहीं करने देंगे। आप वर्ल्ड वाइड जो काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, आप चीन को तोड़ना चाहते हैं, आप विश्व को झुकाना चाहते हैं, आप परम वैभव की तरफ भारत को ले जाना चाहते हैं, हम ये नहीं करने देंगे। ऐसा संकल्प लेकर इसमें लोग कूदे। अब एक और बड़ी बात है, इसमें बड़ी बात यह है कि जिस समय इस तरह के मूवमेंट चल रहे होते हैं, संसार में कहीं भी इस तरह के मूवमेंट चल रहे होते हैं, तो कुछ लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए, जैसे मैं आपको कहूं CAA के प्रोटेस्ट के दौरान एक एक्ट्रेस उतर आई थी, बहुत बड़ी एक्ट्रेस अपने आप को कहती थी, लेकिन वो उतर आई और उतर कर JNU चली गई, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। और दूसरा, बहुत सारे कलाकारों ने उस पर स्टेटमेंट देने शुरू किए, उनको हाइप मिला क्योंकि सोशल मीडिया कंपेन चल रहा है। तो उस कंपेन में कुछ लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं जो कंपेन चला रहे हैं, उनको कुछ नाम चाहिए, उनको कुछ मैटर चाहिए। अब उन मैटर्स में प्रकाश करात कुछ बोल दें या कोई राष्ट्रीय लीडर कुछ बोल दे या मीडिया पर्सन कुछ बोल दें या फिर उसमें कोई फिल्म स्टार कुछ बोल दे, वर्ल्ड के दूसरे लीडर्स कुछ बोल दें। जैसे कमला हैरिस की पोती, कमला हैरिस की जो बेटी है, वो
अपने आप को कमला हैरिस को वहां का राष्ट्रपति बनाना चाहती है, तो सोशल मीडिया कैंपेन चलाना शुरू कर दिया, उसने स्टेटमेंट दे दिया। अब अगर कोई नहीं चल पा रहा है, पॉप स्टार रिहाना ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, क्या उनका भारत से लेना देना है? गागा ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, कमला हैरिस की पोती ने दे दिया, लिली हैरिस ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, यहां तक कि पोर्न स्टार, ऐसा भी लोग कहते हैं कि पोर्न स्टार खलीफा, मियां खलीफा ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया। विश्व के दूसरे लीडर्स अपने यहां जहां जहां चुनाव हैं, जैसे जस्टिन ट्रूडो का चुनाव है, तो वो स्टेटमेंट दे ही रहे हैं। अब सवाल यहां पर आता है कि ये लोग क्या किसी कॉन्स्पिरेसी में फंस रहे हैं या ये स्वयं में कॉन्स्पिरेटर हैं? मुझे लगता है कि ये लोग भी किसी और की कॉन्स्पिरेसी में फंस रहे हैं। कारण क्या है? पिंक रेवोल्यूशन आपको याद होगा। पिंक रेवोल्यूशन जब गद्दाफी को मारा गया, मिस्र में तख्ता पलट हुआ, लीबिया में तख्ता पलट हुआ और बहुत कुछ खाड़ी में हुआ, वो एक पिंक रेवोल्यूशन था। पिंक रेवोल्यूशन उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया ने, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वो, इसने वहां के जो लीडर्स थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो अच्छे लीडर्स थे, लेकिन उन लीडर्स को के खिलाफ जनभावना पैदा कर दी। नतीजा निकला कि उन लीडरों की हत्याएं हो गई, उन लीडर्स तख्ता पलट हो गया। फिर रशा को तोड़ा गया किसी समय, उस समय सोशल मीडिया बहुत नहीं था, लेकिन रशा को तोड़ा गया। ट्रंप, जिसने आते ही सबसे पहला स्टेटमेंट दिया था कि रिलीजन, संप्रदाय का कोई रिलीजन होता है। ट्रंप, जिसने चीन को सीधा आगाह किया था। ट्रंप, जिसने पाकिस्तान को सीधा आड़े हाथों लिया। ट्रंप, जिसने संसार में किसी भी इस्लामिक कंट्री को अपने एजेंडे में रखा। ट्रंप के खिलाफ एक बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म हुआ। बाइडन, मैं ये नहीं कहता कि बाइडन उसमें भूमिका में थे, लेकिन लाभ बाइडन को जरूर हुआ होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो रिप्लेस करके बैठेगा ही। अब जैसे मोदी जी को रिप्लेस करें, तो रिप्लेस, ये मोदी जी के खिलाफ अगर मूवमेंट आप देश भर में चलाएंगे, संसार भर में चलाएंगे, तो मोदी जी से लोगों का मोह भंग होगा, तो फिर कोई ना कोई बैठेगा। राहुल गांधी बैठेंगे, या अखिलेश यादव बैठेंगे, या ओवैसी बैठेगा, कोई ना कोई तो रिप्लेस तो होगा। प्राइम मिनिस्टर तो देश में बनेगा ही, ऐसा तो नहीं है प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। प्राइम मिनिस्टर बनेगा, राष्ट्रपति भी बनेगा, ये सब सिस्टम चलेगा। देश भले ही गृहयुद्ध की तरफ चला जाए, लेकिन क्या करना है? किसी को बढ़ाना नहीं। जो राष्ट्र को संभालने की कोशिश कर रहा हो, जो राष्ट्र को देखने की कोशिश कर रहा हो, जो राष्ट्र के अंदर चल रही गतिविधियों के खिलाफ जिसने मूवमेंट छेड़ कर रखा हो, उनके खिलाफ आना स्वाभाविक है। तो कुछ लोग, जैसे मैंने कहा पहले भी, पंजाब में कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहना शुरू किया, क्योंकि वो बिचौलिया वर्ग था, उसको अपना प्रोटेक्शन चाहिए था। उसका सहारा लेते हुए देश के जितने भी निगेटिव लीडर्स थे, जो मोदी सरकार को गिराना चाहते थे, देश में जो अभी तक पिछले 70 सालों में हुआ उसको बढ़ावा देना चाहते थे, अंदर अंदर एक आग, जो निगेटिव आग है वो सुलग रही थी। मोदी ने उस पर पानी डालना शुरू किया और अंदर पनपने वाले कीड़ों को बाहर आने पर मजबूर कर दिया। अब चूंकि अंदर पनपने वाले गद्दार बाहर आ ही गए, तो फिर वो खुला, जैसे हम कहते हैं ना कि एक फोड़ा अंदर पैर में पक रहा हो, अब उसका ऑपरेशन करोगे तो बहुत ज्यादा चीखेगा और सारे के सारे कीड़े और उसके अंदर का मलबा बाहर निकलकर आएगा, और वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, दर्द भी बहुत होगा। तो ये मोदी जी जो ऑपरेशन कर रहे हैं, ये ऑपरेशन का परिणाम है। अंदर अंदर जो नासूर पक रहा था, जो देश को कभी भी बहुत खतरनाक सिचुएशन में ले जा सकता था, कभी भी देश में अचानक गृहयुद्ध हो सकता था, मोदी जी ने एनजीओज बंद किए, इन पर कार्रवाई करनी शुरू की। यूनिवर्सिटीज में इस तरह के जो पढ़ रहे थे, एनईपी, नेशनल वो एनईपी बनाकर पूरा वो एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी। जम्मू कश्मीर में 370 का मसला सॉल्व कर दिया। उसके अलावा राम मंदिर का मसला इशू सॉल्व कर दिया। ये बहुत सारी चीजें सॉल्व की। तो ऐसा व्यक्ति क्यों चाहिए जो बिगाड़ा गया 70 वर्ष उसको संभाल ले? अब भारत में तो ये शुरू हो गया, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स ने उसमें आग में घी डालने का प्रयास करा। जैसे ट्रूडो जैसे लोग, चाहे वो पाकिस्तान उस पर स्टेटमेंट दे रहा हो, ट्रूडो स्टेटमेंट दे रहे हो, या विश्व के और लीडर जो मोदी को पसंद नहीं कर रहे होंगे या मजबूरी में पसंद कर रहे हैं, सेनाओं से भारत का कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत की जनता राष्ट्रवादी जनता है और वो कभी न कभी उतरकर सामने आ ही जाएगी। इसलिए सैनिक शासन, सैनिक युद्ध करके भारत को परास्त नहीं किया जा सकता। ये चीन भी जानता है और ये अमेरिका और पाकिस्तान भी जानता है। तो
तो क्या है, भारत को गिराने का सिर्फ एक साधन है, भारत के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस। जैसे मैंने कहा कि लिंडा डे होयस कहती है कि भारत टूट जाएगा, जैसा वो लेबर पार्टी के एमपी मार्क्स मैडन कहते हैं कि सेल्फ एनिहिलेशन पे है, अपने आप डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। भारत में इस तरह के आग सुलग रही, ये पुरानी बात है, नई बात नहीं है, आग सुलग रही। वो आग सुलगते सुलगते अब सामने आई। तो सोचना यह है कि पुतिन के पीछे लोग पड़े हुए हैं, नेतन्याहू के पीछे लोग पड़े हुए हैं, मोदी के पीछे लोग पड़े हुए हैं, ट्रंप को हटा ही दिया गया है। क्या ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि इन राष्ट्रपतियों को अगर आप इस्लामिक मूवमेंट के नाम से नहीं हटा सकते क्योंकि देश यूनाइट हो जाता है, तो इनके अंदर डिस्टर्बेंस करो और इन पर फंडिंग करिए, इनकी सोशल मीडिया कंपेनिंग करिए और सोशल मीडिया कंपेनिंग करके इनको इतना डिस्टर्ब कर दीजिए इन लोगों इन राष्ट्रों को कि ये राष्ट्र में राष्ट्रवादी सरकारें अपने आप गिर जाएं और जनता सामने आ जाए। जैसे मैं किसान मूवमेंट की बात करता हूं, भारत में 130 करोड़ लोग रहते हैं, 130 करोड़ लोग, 130 करोड़ में 1% अगर आप काउंट करेंगे, सिर्फ 1%, मैं कहता हूं 1% लोग मूवमेंट पर हैं, तो आप जोड़ सकते हैं कि कितने लोग मूवमेंट पर आने चाहिए? 1,30,00,000 लोग। अगर मैं 130 करोड़ लोगों की बात करता हूं तो 1,30,00,000 लोग रोड पर आ जाए। 1,30,00,000 लोग जिस दिन रोड पर आ जाएंगे, उस दिन किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में आप शासन नहीं कर सकते, आप उसको नहीं मना सकते। अब 1% और लोग कितने हैं? बहुत ज्यादा होंगे, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 1,30,000। 1,30,000 आप समझते हैं 130 करोड़ लोगों में कितना परसेंट हुआ? 0.001%। इतने परसेंट लोग सामने रोड पर हैं। अब 0.001% लोग रोड पर हैं, इनकी क्या वैल्यू है? ये कोई बहुत बड़ा अस्तित्व तो नहीं रखते 0.01% लोग, ये बहुत कुछ देश को नहीं हिला सकते। लेकिन सोशल मीडिया की कंपेनियां, जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब पर अगर मैं कुछ बोलता हूं तो यूट्यूब हमारी उन पोस्टों को, जो पोस्ट देश के पक्ष में है, उन पोस्टों को पीछे धकेल देता है। और जो पोस्ट अगर मैं अभी डाल दूं और उसमें मोदी के खिलाफ कुछ बोल दूं तो अभी वो इतनी हाईलाइट हो जाएगी कि उसमें 10 लाख व्यू आ जाएंगे अपने आप। आप सोच सकते हैं कि ये किस लेवल पर कॉन्स्पिरेसी चल रही होगी और कैसे फोटोशॉप करके ये दिखाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं 1,30,000 लोग, 1,30,000 लोग भी अगर रोड पर आ जाएंगे तो बहुत मुश्किल है संभालना उनको। 1,30,000 भी अगर रोड पर ये तथाकथित लोग आ जाते हैं तो भी मैं कहूं कि 0.01% लोग, इनसे 1000 गुना ज्यादा लोग राष्ट्र के पक्ष में खड़े हुए हैं। लेकिन हमारी मीडिया, सोशल मीडिया, उसने ये मुद्दा बनाकर रखा है और कंपेनिंग, जैसे मैंने कहा कि इसमें ये बात सामने आ चुकी है कि कनाडा की पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन सोशल मीडिया कैंपेन में इन्वॉल्व है इनफॉर्म लॉस के खिलाफ और वो पूरी फंडिंग कर रही है, उसको मैनेज किया जा रहा है। संसार के जितने भी कंट्री जो भारत को उभरता नहीं देखना चाहते या भारत को वो आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, वो सभी भारत को कैसे तोड़ा जाए, भारत में कैसे इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, बहुत कुछ नहीं होना। इस पूरे काम से बहुत कुछ नहीं होना। मोदी सरकार का कंसंट्रेशन केवल इधर लेकर आओ और समय पास हो जाए। और जब ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो जनता अपने आप पूछेगी भाई तुमने 5 साल क्या किया। और आप अगर 5 साल नहीं कुछ बता पाएंगे हमने क्या किया, तो फिर आपकी सरकार क्यों बनाई जाए? उससे अच्छा तो कांग्रेस थी। ये सब पॉलिसीज चल रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि देश के अंदर इतने लोग जो बैठे हुए हैं, ये लोग जो देश के अंदर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, ये इसमें से 10% लोग भी अगर उतर आए, इसमें से 1% लोग भी उतर आए, इन सबको यह मालूम है। मैं इनको आगाह कर रहा हूं कि पाकिस्तान जिसके पास वेल प्रिपेयर्ड आर्मी है, चाइना जिसके पास वेल प्रिपेयर्ड आर्मी है, वो भारत को आघात देने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। वो नहीं संभल पा रहे हैं, वो अपने आप में नहीं संभल पा रहे हैं। ये कूटनीति विश्व लेवल पर चल रही है। इसलिए इन कंट्रियों को सिर्फ एक सोल्यूशन दिखता है कि भारत अंदर से जितना डिस्टर्ब रहेगा उतना इन कंट्रियों को लाभ है। इनकी लाइफ उतनी है जितनी कि भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंस है। जिस दिन भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएंगे, उस दिन पाकिस्तान और चाइना की लाइफ कितनी होगी वो दोनों स्वयं में जानते हैं। दोनों ही टूट के कगार पर बैठे हुए हैं। लेकिन उनको तो भी सैल्यूट करना पड़ेगा कि उन्होंने भारत में एक अच्छी कैंपेन चलाई, भारत के लोगों को अच्छा मैनेज किया, भारत के लोगों को अच्छी तरह से रोड पर लेकर आए और भारत में ही लोगों का ध्यान भटका दिया।
इसलिए अब ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ट्रंप को गिराना या राष्ट्रवादी या जो इस्लाम जिनके जिनके एजेंडे पर है, जिनके टारगेट पर है संसार में, उनको सबको ये लोग टारगेट कर रहे हैं, सोशली टारगेट कर रहे हैं, फंडिंग की जा रही है, जो डिस्टर्बेंस किया जा सकता है वो डिस्टर्बेंस किया जा रहा है। बस देखना यह है कि भारत के लोग कितने मोबिलाइज होते हैं इन कैंपेनों पर और भारत की राष्ट्रवादी सरकार कितनी लड़ पाती है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारत में ये हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। कम से कम भारत के गद्दार निकलकर भारत के सामने आ रहे हैं। छुपे हुए गद्दार ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। जो गद्दार सामने आ गए हैं उन पर सरकार एक्शन ले सकती है, उनको सरकार आड़े हाथों ले सकती है, उनके लिए पॉलिसी बना सकती है। लेकिन जब अपने को यही नहीं मालूम होगा कि गद्दार कौन है, अंदर अंदर सुलग रहा है, अंदर दीमक की तरह खा रहे हैं, तो फिर कैसे सरकार एक्शन ले। तो जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। लेकिन बस मैं इतना आह्वान करता हूं कि भारत की जनता आज सरकार के साथ खड़ी हो। आप उसको वोट मत करिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भविष्य में उसको वोट करिए, लेकिन आज जो सरकार लड़ रही है देश में, आज जो देश के विरुद्ध शक्तियां अंदर और बाहर दोनों जगह लड़ रही हैं, उनसे निपटने के लिए सरकार को आपकी आवश्यकता है। अन्यथा किसी विदेशी का शासन भारत पर हो जाएगा और आप उसको रोक नहीं पाएंगे। भारत अगर टूट गया, अंग्रेजों ने भी वही किया था कि भारत को छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में तोड़ा था, मुगलों ने भी वही किया था कि भारत को छोटे छोटे स्टेट्स में तोड़ा था, और अब फिर से वही कैंपेन चल रही है कि भारत को छोटे छोटे स्टेट्स में तोड़ दिया जाए, ये सब देश बन जाए, इनकी बाउंड्री एक ना रहे, ये यूनियन की बाउंड्री ना रहे। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैडन ऐसा बोल चुका है और लिंडा डी होयस ऐसा बोल चुकी है, और संसार के बहुत सारे स्ट्रैटेजिकल पर्सन जो हिंदुस्तान को तोड़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो लगातार बोल रहे हैं कि ये नहीं चाहिए। यूनाइटेड भारत संसार के लिए अच्छा नहीं है, यूनाइटेड भारत यूएसए के लिए अच्छा नहीं है, यूनाइटेड भारत यूरोप के लिए अच्छा नहीं है, यूनाइटेड भारत चीन के लिए अच्छा नहीं है, यूनाइटेड भारत पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, यूनाइटेड भारत खाड़ी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि भारत ही एक संसार में ऐसा देश है जिसने मुसलमानों से 800 वर्ष युद्ध लड़ने के बाद भी हथियार नहीं डाले, जिसने अंग्रेजों के सामने 300 साल युद्ध लड़ने के बाद भी हिंदुस्तान ने हथियार नहीं डाले। हम कमजोर हुए, जरूर मानता हूं मैं कमजोर हुए, लेकिन हम परास्त नहीं हुए। हमको वो परास्त नहीं कर पाए, उसका कारण था भारत की राष्ट्रभक्ति। भारत को राम राष्ट्र, भारत में राम राज्य, भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कृष्ण की विरासतें हैं और हम उनको मानते आए हैं और हम उनके आधार पर एक होते आए हैं। इसीलिए मंदिरों पर हमला, डेमोक्रेसी पर हमला, पार्लियामेंट पर हमला, जो राष्ट्रवादी सरकारें हैं उन सरकारों पर हमला, जो राष्ट्र के पक्ष में सोचते हैं उनके ऊपर हमला, और मीडिया कैंपेनें जितनी चलाई जा सकती हैं वो सब कुछ, जितने हथियार चलाए जा सकते हैं वो सारे हथियार चलाए जा रहे हैं। सब घर में बैठकर हथियार चला रहे हैं और लोग रोड पर बेवकूफी भरे काम कर रहे हैं। इनको फंडिंग अच्छी हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि सबको फंडिंग हो रही है, लेकिन इसमें इनोसेंट कम और फंडिंग वाले ज्यादा हैं जो देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। देश को मैं आगाह कर रहा हूं कि ये हरकतें देश के लिए अच्छी नहीं हैं। ये आप सबकी जिम्मेवारी बनती है कि आप आज सरकार के पक्ष में खड़े हुए दिखाई पड़े, आप राष्ट्र के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दें, और इन लोगों को सबक कैसे सिखाएंगे ये आपको सोचना चाहिए। अगर सोशल मीडिया कैंपेन उधर से चल रही है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से कनाडा और अमेरिका और ब्रिटेन या खाड़ी से चल रही है, तो क्यों नहीं आप सब भी सोशल मीडिया कैंपेन चला सकते हैं। आप इस तरह की वीडियोस को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब इसको पीछे फेंकेगा। आप व्यक्तिगत रूप से इसको शेयर करिए, इस तरह की कैंपेनें चलाइए, जितनी देश में चला सकते हैं चलाइए, आपका जरूर भला होगा। हमारे देश में जरूर राष्ट्रवाद की बयार जो अब आ चुकी है, जो व्यक्ति छुपा हुआ था, जो डरा हुआ था, जो कभी नहीं बोल पा रहा था, वो भी खुलकर सामने आ रहा है। और वो जिस दिन पूर्ण रूप से खुलकर सामने आ जाएगा, उस दिन ये राष्ट्र विरोधी शक्तियां अपने आप को पराधीन स्वीकार कर लेंगी। थैंक यू वेरी मच।